नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नॉवेल बॉय डॉन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं कहानी जुनून किस्मत का फैसला के आगे के एपिसोड। अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें जरूर सुन लें ताकि कहानी का पूरा मजा ले सकें। यह कहानी हर नए एपिसोड के साथ और भी रोमांचक होती जा रही है, जहां प्यार, जुनून, किस्मत और खतरनाक रहस्य हर मोड़ पर आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस कहानी के आगे के सभी एपिसोड आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आप पूरी कहानी बिना इंतजार किए सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहां आपको इस कहानी की पेड मेंबरशिप और डायरेक्ट एपिसोड्स उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करें। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं जुनून किस्मत का फैसला के आज के शानदार एपिसोड। इंटेंस मोमेंट, पेशेंट शिकायतें। रात का वक्त, हॉस्पिटल में। आज आदिला नाइट ड्यूटी के लिए रुकी हुई थी। वो पेशेंट को देखकर थक चुकी थी, इसीलिए कैंटीन में बैठकर काफ़ी पी रही थी। वो एक दो लोग थे, ज़्यादातर वही जिनकी नाइट ड्यूटी लगी हुई थी। आदिला अकेले एक टेबल पर बैठी थी कि न जाने कहाँ से एक शख्स उनकी टेबल पर आकर बैठ गया। आदिला ने थोड़ा हैरान होकर देखा और हल्का मुस्कुराकर कहा, काविश सर आप। काविश आदिला को देख मुस्कुराने लगा और बोला, हाँ दरअसल एक पेशेंट को देखने आया था। आदिला ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने कहा, काफ़ी। काविश ने न में सिर हिलाकर कहा, नहीं मन नहीं है, तुम पियो। यूं ही धीरे धीरे उन दोनों के बीच बातें शुरू हुई। तभी उन्हीं बातों के बीच काविश ने आदिला से कहा, वैसे उसका क्या हुआ? आदिला ने नासमझी से उसे देखते हुए कहा, किसका? काविश ने उसे याद दिलाते हुए कहा, अरे वही जिससे तुम प्यार करती थी। पता चला कि वो प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन? आदिला ने उसे घूरते हुए कहा, वो मेरा अट्रैक्शन नहीं, प्यार ही है। काविश ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ओके ओके, मान लिया कि वो शख्स तुम्हारा प्यार है, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें उससे प्यार क्यों हुआ? आदिला ने एक गहरी सांस लेकर उससे कहा, उसमें प्यार करने जैसा बहुत कुछ है। वो है ही ऐसा कि उससे हर कोई प्यार करेगा, जस्ट लाइक ड्रीम बॉय। वो हैंडसम भी है और बहुत चार्मिंग भी। उसे देखकर कभी कभी मुझे भी उससे जलन होती है। आदिला आतिश के बारे सोचकर अपनी बात कहे जा रही थी। एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी कि तभी कविश ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट, मैंने तुमसे उससे लुक्स के बारे में नहीं पूछा। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें उससे प्यार कैसे हुआ। आदिला अब उसे कन्फ्यूजन से देखने लगी और बोली, वो एक अच्छा इंसान है, उसकी फैमिली बहुत अच्छी है और वो भी एक बहुत पॉपुलर डॉक्टर है। सो ये सुनकर कविश हंसकर बोला, आदिला मैंने उसका बैकग्राउंड नहीं पूछा, तुम मेरा सवाल ही नहीं समझ रही हो। तुम उससे प्यार क्यों करती हो, मेरा सवाल ये है। और तुम उसके लुक्स, बैकग्राउंड के बारे में बात कर रही हो, या फिर शायद तुम्हें सिर्फ उसके लुक से और उसके बैकग्राउंड से प्यार है? सोचो, अगर कभी वो ऐसा नहीं हुआ तो क्या तब भी तुम उससे प्यार करोगी? काविश की बात सुनकर आदिला ने उससे कहा, सर आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये साबित करना चाहते हैं कि मैं प्यार नहीं करती? काविश ने लापरवाह होकर कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो ये पूछना चाहता था कि तुम्हें उससे प्यार क्यों हुआ। आई मीन कुछ तो ऐसा होगा ना जिसने तुम्हें मजबूर किया हो उससे प्यार करने के लिए। कोई एक ऐसी आदत। मगर तुम तो कुछ और ही बता रही हो। किसी के लुक्स, किसी के बैकग्राउंड से प्यार नहीं किया जाता। प्यार उस शख्स से किया जाता है जिसकी अच्छी बुरी आदत तुम्हें पता हो। तुम इस इंसान के लुक्स और उसके बैकग्राउंड से ज़्यादा कुछ नहीं जानती और कहती हो कि उससे प्यार करती हो। तुम्हारी जैसी कितनी ही लड़कियां उस इंसान के लुक्स और पावर से प्यार करती होंगी, तो उनके प्यार को भी प्यार कहा जाए, राइट? आदिला अब खामोश हो गई, जैसे वो उसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। कविश ने उसे खामोश देकर कहा, किसी अट्रैक्ट होना गलत नहीं है आदिला, और न ही इसमें तुम्हारी गलती है, लेकिन इसे इतना लंबा खींचना गलत है। तुम उस शख्स से प्यार नहीं करती। अगर वो तुम्हें मिल भी गया ना तो भी ये रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। हाँ, अगर तुम मेरे सवाल पर खामोश रह जाती तो शायद वो तुम्हारा प्यार हो सकता था। आदिला उसे देखने लगी। कविश ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है आदिला प्यार क्या है? जब उस शख्स के पास लाखों खूबसूरत लोग मौजूद हो, लेकिन उन लाखों खूबसूरत लोगों की भीड़ में तुम्हारी नज़र अगर सिर्फ उस एक शख्स पर जाकर रुक रही है तो समझ जाना कि वो तुम्हारा प्यार है। कविश की बात सुनकर आदिला को अचानक ही वो पल याद आ गया जब आलोक की मेहंदी वाले दिन वो हवेली आई थी और उस वक्त आतिश ने किसी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा और वो सीधा रूही के पास गया था, जबकि वो वही सामने खड़ी थी। आतिश की नज़र उस पर गई भी, लेकिन वो भी शायद सिर्फ रूही के लिए, क्योंकि वो उसे ढूंढ रहा था। उसकी नज़र ठहरी नहीं थी, एक पल के लिए भी नहीं। और दूसरे दिन जब वो पैलेस के दरवाजे पर खड़ी थी तब भी आतिश को सिवाय रूही के कोई नज़र ही नहीं आया। ये सारे ख्याल दिमाग में आते ही आदिला ने कहा, ऐसा क्यों? जब और लोग ज़्यादा खूबसूरत है तो उसे उनसे प्यार क्यों नहीं हो सकता? उसकी बात सुनकर कविश ने कहा, सिंपल है, वो लुक से प्यार नहीं करता, वो उस शख्स से प्यार करता है। हो सकता है उसे उसकी सोच पसंद हो, उसके आज़ाद ख्याल पसंद हो। ये भी हो सकता है कि वो उसकी किसी कमी को पूरा करती हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ लुक्स या बैकग्राउंड नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो हमें वैसा ही पसंद आने लगता है जैसा वो होता है। कविश ने मुस्कुराकर उससे नज़र हटा ली। उसने अपने लिए एक सैंडविच ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद वो आदिला को देखने लगा जो अपनी काफ़ी की तरफ देख रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद आदिला ने कहा, उसकी शादी हो चुकी है।
कविश ने न समझी से उसे देखा। आदिला ने भी उसकी तरफ नजरें उठाए और कहा, जो मुझे पसंद था उसकी शादी हो चुकी है। मैंने उसकी वाइफ से कहा कि मेरे साथ रहकर वो उसे भूल जाएगा। अजीब बात यह है कि उसकी वाइफ ने ये सुनकर गुस्सा नहीं किया। शी वाज स्माइलिंग, उसने मुझे एक बार भी रोका नहीं। कविश ने आदिला की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, ऐसा प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है। वो उसे जानती है और इसलिए ट्रस्ट करती है उस पर। प्यार करने के लिए किसी शख्स को समझना बहुत जरूरी है। उनकी बातों के बीच स्टाफ वहां सैंडविच लेकर आ गया। वो अपना सैंडविच खाने लगा। आदिला उसे देखने लगी। सूर्यवंशी पैलेस। रूही कमरे में आए। आतिश मिरर के सामने खड़ा अपनी वॉच निकाल रहा था। उसने वॉच निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी। रूही उसके पास आकर बोली, इतिश। आतिश ने उसकी बात सुनकर अनसुना कर दिया और बाथरूम में चला गया। रूही उसे देखती रह गई। फिर वो वही सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद आतिश वापस आया। वो बेड की तरफ जाने लगा तो रूही सोफे से उठकर उसके पास आकर बोली, इतिश मुझे आपसे बात करनी है। आप नीचे ममा को इग्नोर करके रूम की तरफ आ गए और गुस्से में कहाँ गए थे? आतिश ने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे कोई बात नहीं करनी। वो बेड की तरफ बढ़ चला तो रूही ने उसका रास्ता रोकते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, सुननी पड़ेगी, मेरी बात का जवाब दीजिए, आपको हुआ क्या है? ममा ने आपसे कुछ छुपाया और उस बात पर इतने नाराज हो गए। चांदनी जी ने उसे कुछ कुछ बताया था। हालांकि उन्होंने सब कुछ उसे नहीं बताया था, मगर जितनी बात रूही को मालूम पड़ी थी वो आतिश का मिजाज समझने के लिए काफ़ी थी। आतिश ने रूही की बात सुनकर अपने दोनों हाथ बांध कर कहा, उन्होंने मुझसे सच छुपाया और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूही ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ तो कोई तो बात होगी, इतिश वो आपकी माँ है। आतिश ने उसकी बातों को सिरे से इग्नोर करते हुए उसे साइड करके अपना फ़ोन निकाल कर टेबल पर रखा। रूही ने घूमकर उसे देखा और चीढ़कर कहा, आप मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं? आतिश ने सपाट लहजे में कहा, नहीं। रूही ने आतिश को घूर कर देखा और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, ये जो आप अपने वजन से ज़्यादा एटीट्यूड लेकर घूमते हैं ना, आप इसे थोड़ा कहा। रूही की बात एक चीख में बदल गई क्योंकि जल्दबाजी में उसने ध्यान नहीं दिया और उसका पैर मुड़ गया। रूही ने आतिश की शर्ट पकड़ ली क्योंकि वो उसके बिल्कुल नज़दीक ही खड़ी थी। उसके दोनों हाथ उसके शर्ट के कॉलर पर थे और आतिश ने भी जल्द ही उसे ठीक से संभाल लिया। उसने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे सहारा देकर पकड़ लिया। रूही ने दर्द से आंखें भींच ली। आतिश ने रूही का चेहरा देखा। उसकी माथे पर ठहरी दर्द भरी शिकन देखकर आतिश ने अपने दांत भींच लिए। उसने सख्ती से कहा, तुम्हें ठीक से चलना नहीं आता? रूही ने अपनी आंखें खोलकर नाराजगी से उसे देखा, जैसे मानो आतिश की सख्ती से उसे फर्क ही न पड़ा हो। उसने कहा, ये सब आपकी वजह से हुआ है और मुझे डांट रहे हैं। आतिश ने उसकी बात सुनकर खामोशी से उसे बेड पर बैठाया क्योंकि उससे बहस करने से जरूरी उसकी पैर की हालत देखना था। उसने रूही की मोजरी निकाली और उसका पैर देखा जिस एक लाल सी लाइन बन चुकी थी। आतिश उसे देखा, उसके पैर में मोच आ गई थी। रूही को अपना पैर हिला नहीं मिल रहा था, लेकिन वो ऐसे बैठी थी कि उसे दर्द न हो रहा हो। उसने आतिश से कहा, क्या हुआ डॉक्टर साहब? रूही ने अपनी बाहें उठाकर आतिश से कहा तो आतिश ने उसे देखा, फिर कहा, हल्की सी मोच है। उसकी बात सुनकर रूही ने कहा, ओह मोआ। आतिश ने उसका पैर एक झटके से मोड़ दिया। रूही ने चीखते हुए कहा, ये आपा। रूही ने अपना पैर खींचना चाहा मगर आतिश ने उसके पैर को कसकर पकड़ लिया और दोबारा उसका पैर मोड़ा। रूही ने दर्द से अपनी होठ भींच लिए। उसके हाथों में चादर का कोना था। उसका दिमाग ही घूम गया। आतिश ने उसे देखा, फिर पेन रिमूवर स्प्रे निकाल दिया और उसके पैर में लगाने लगा। फिर उसने स्प्रे को टेबल पर रख दिया। फिर वो रूही के पास आकर बैठ गया। उसने रूही के दर्द से उभरे चेहरे को देखा, फिर उसके माथे पर अपने होठ रखते हुए कहा, हो गया रूह। रूही ने अपनी आंखें खोलकर अपने पैर को देखा, फिर आतिश को घूर कर देखते हुए कहा, इसमें दर्द? उसने अपना पैर हिलाते हुए कहा, जिसे वो कुछ देर पहले हिला नहीं पा रही थी। वो उस पैर को समेट चुकी थी। उसने अपने पैर को देखते हुए कहा, इसमें तो बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। उसने अपने पैर को इधर उधर हिलाया। वो बिल्कुल ठीक था। हो थोड़ा बहुत दर्द था, लेकिन बिल्कुल न मालूम सा महसूस हो रहा था। आतिश बेड से अपनी कोहनी टिकाए और उसके सहारे उस बेड पर अधलेटा रूही के चेहरे को देख रहा था। वो चेहरा जिस पर अभी चमक बिखरी हुई थी। औरों को ये चमक दिखती हो या न दिखती हो, लेकिन आतिश को तो दिखती थी। अगर बात सिर्फ खूबसूरती की होती तो शायद रूही उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आती। इस वक्त आतिश का मूड बिल्कुल रिलैक्स। उन दवाई ज़्यादा जल्दी तो रूही ने उसका गुस्सा ठंडा कर दिया था, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आतिश के दिमाग पर रूही असर करती थी। वो उसे देखकर अगर खुद पर कंट्रोल करता था तो सिर्फ इसलिए कि वो उसके सामने अपना हैवानी रूप जो वो गुस्से में बन जाता था उसे बाहर नहीं लाना चाहता था। इसलिए रूही उसकी गुस्से की बीमारी को कम करने की दवा बन चुकी थी, जिसे बनाया भी आतिश ने था। वो उसके साथ खुद को रिलैक्स महसूस करता था, जैसे मानो कितना सुकून हो और वो उसकी इस कमी को पूरा करती हो। और ये सुकून उसके शरीर में नहीं बल्कि उसकी बातों में था। रूही के फ्रेग्रेंस वो उसे आराम देती थी। अक्सर अपने भयंकर गुस्से को आतिश कंट्रोल कर पाता था। इतनी गहराई से आतिश रूही को महसूस करता था। बस इस गहराई को वो कोई नाम नहीं दे पा रहा था, या शायद देना नहीं चाहता, या फिर कोई नाम था ही नहीं, क्योंकि इसे तो प्यार भी नहीं कहा जा सकता। कुछ और ही था, लेकिन जो भी था जानलेवा हद तक आतिश के सिर पर सवार था।
रूही ने आतिश को देखा जो उसे देख रहा था। आज भी उसकी आंखें उस दिन की तरह बहुत कुछ कह रही थी। रूही ने उसकी तरफ बेड पर लेटते हुए उससे कहा, आपकी आंखें इतनी गहरी क्यों हैं? आतिश ने उसका सवाल सुनकर कहा, क्या वाकई? रूही ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ, आप शीशे में खुद को देखिए तो आपको पता चलेगा। रूही की बात सुनकर आतिश ने उसे अपने करीब खींचते हुए उसके ऊपर आते हुए कहा, हम फिर देखने दो। रूही ने चौंकते हुए उसे देखा, लेकिन उसकी बात सुनकर उसने अपनी नज़रें हटाकर कहा, आपको नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा फिल्मी होते जा रहे हैं मिस्टर रानावत? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी डॉक्टर की दुकान ठीक न चल रही हो और आप फिल्मों जाने का ट्राई कर रहे हैं? रूही ने आतिश की तरफ देखा, उसके होठों के साथ उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही हो। आतिश उसके चेहरे के करीब था, वो उसकी बात सुनकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। आतिश ने उसके नाक को टैप करते हुए कहा, तुम कहो तो कोशिश कर लेते हैं। आतिश की बात सुनकर रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कर लेते हैं, तो बताए कहाँ से ट्राई करे? आतिश ने उसके होठों पर अपना अंगूठा फिराते हुए कहा, यहाँ से। और इतना कहकर उसने रूही के होठों पर अपने होठ रख दिए। हालांकि वो उन्हें धीरे से छूकर दूर हो गया और दोबारा उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी रूही ने अपना हाथ उसके और अपने होठों के बीच रखते हुए कहा, मुझे आपसे जो बात कहनी थी वो तो भूल ही गई आप ममा। रूही इतना कह ही पाई थी कि आतिश ने उसका हाथ हटाकर उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो पहले से जानता था कि रूही क्या कहना चाहती थी। वो फिर से चांदनी जी की बात करती और आतिश अभी उनके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता था। आतिश की आंखों में एक अजीब सा भाव उतर आया था, जैसे मानो कोई पागल, कोई साइको हो। बिल्कुल ऐसी ही उसकी सुनहरी आंखें चमक रही थी। आतिश रूही को पैशनेटली किस कर रहा था, मानो जैसे सदियों से प्यासा हो। रूही की आंखें जहां बंद थी तो आतिश की आंखें खुली और रूही के चेहरे पर टिकी थी। उसके होठ कितने बेसब्र थे ये सिर्फ रूही समझ पा रही थी, और ये बेसब्री रूही पर भारी पड़ रही थी। वो कुछ अलग था, शायद पहले से भी ज़्यादा डोमिनिंग। उसका पैशन रूही से संभाले नहीं संभलता। उसका पैशन बहुत खतरनाक था, जिसे अभी पूरी तरह रूही ने महसूस नहीं किया था, क्योंकि वो 1% ही नहीं संभाल पाती थी। अगर आतिश अपने पूरे पैशन के साथ उसके करीब आया तो रूही के लिए बहुत मुश्किल हो सकती थी। उन दोनों के होठ के साथ उनकी सांसें भी उलझी हुई थी। रूही की सांसें तो आतिश के भरोसे ही चल रही थी। उसने जब्त की थी उसकी सांसें अपने होठों से, हालांकि वो जानता था कि उन्हें कब छोड़ना था। वो ज़रूरत लायक सांसें छोड़ देता और बाकी को खुद में उलझा लेता। वो रूही के ऊपर लेटा उसके होठों के साथ ज्यादती कर रहा था। रूही प्यार तो पहले ही कर बैठी, अब होश भी खोने लगी थी। कुछ देर बाद आतिश ने उसकी उखड़ती सांसें महसूस की तो उसके होठों को छोड़ा, और छोड़ा क्या, शायद कुछ वक्त की मोहलत दी थी। रूही तेज सांसें ले रही थी, उसका चेहरा बिल्कुल बेहिसाब लाल था, उसके होठ भी गहरे लाल हो चुके थे। ज्यों ही कुछ वक्त की मोहलत खत्म हुई, आतिश ने एक बार दोबारा उसकी सांसों को अटका दिया। उसके पैशन में कोई कमी नहीं थी, इस बार उसने उसे पहले से जल्दी छोड़ दिया। उसने रूही के गर्दन में अपना चेहरा डाल एक लंबी गहरी सांस ली। रूही ने अपनी बंद आंखें को कसकर बंद कर ली। वो हर चीज से उभर सकती थी, मगर आतिश की उस हरकत से नहीं। आज भी जब आतिश उसके गर्दन के नजदीक जाकर गहरी सांस लेता था, रूही के शरीर का एक एक रुआं खड़ा हो जाता था। बेशक अब उसे डर नहीं लगता था, लेकिन अपनी बढ़ती धड़कनें जो सिर्फ इस वजह से और भी बढ़ जाती थी, वो उन्हें रोक नहीं सकती थी। उसने रूही के गर्दन पर अपने होठ रखे और उसके दोनों हाथों को अपनी हथेली के बीच पकड़ा और बेहद इंटेंसली उसे बेड पर तरफ पुश किया। आतिश गले से कुछ नीचे बढ़ा, इतना सफ़र उसके होठ तय कर चुके थे। वो वही आसपास घूम रहे थे। कुछ ही देर में रूही का बेहद खूबसूरत सा सूट, जिसे उसने बड़े पसंद के साथ पहना था, वो किसी बेकार चीज़ की तरह आतिश की शर्ट के साथ फ्लो पर पड़ा था। आतिश की नज़रें रूही के नाजुक से वजूद पर ठहरी थी। उसके होठ उसी नाजुक वजूद को अपने इख्तियार में कर चुके थे। रूही की तेज सांसों को शोर जब इन दीवारों से टकरा कर उसके कान में गूंजता तो वो उसे बहकने पर मजबूर कर देता था, और शायद वो होना भी चाहता था। आतिश का मजबूत सा शरीर रूही के नाजुक से शरीर को खुद में सिमटाए हुए था। वो उलझे थे एक दूसरे में, जैसे दो बेल आपस में उलझी हो। रूही की आंखों में हल्का हल्का पानी था। जब उसने अपनी आंखें बंद की थी तो दो बूंद पानी उसके आंखों से निकलकर पिलों में समा गया। लेकिन आतिश की आंखों नशा था। वो इस पल शांत भी थी, लेकिन गहरी और नशे से भरी भी थी। उसका चेहरा रूही के गर्दन में छुपा था और वो बड़े हक से उसके ऊपर अपना हक जता रहा था। देर रात के बीच रूही उसकी बाहों में निढाल थी। उसकी सिसकियां, उसकी शिकायतें सब सुन रहा था वो। रूही के माथे पर पसीने की बूंदों के साथ दर्द की कुछ शिकन भी मौजूद थी और आंखें थकान से चूर, मगर इस पल भी वो आतिश की बाहों में कैद थी। चांदनी ने अरमान दादी बनने की प्रोग्रेस बेशर्मी। अगली सुबह सूर्यवंशी पैलेस में स्टाफ ने अपना काम शुरू कर दिया था। चांदनी जी गार्डन में दीवान साहब के साथ वॉक कर रही थी। दोनों आपस में जरूरी बात भी कर रहे थे। सबकी सुबह हो चुकी थी, लेकिन आतिश के कमरे में उनकी सुबह अभी नहीं हुई थी। आतिश और रूही एक ब्लैंकेट में लेटे हुए थे। रूही का सिर आतिश के हाथ पर रखा था और उसका चेहरा आतिश के सीने में छुपा था। कमरे में उसकी धीमी धीमी सांसों की आवाज़ का संगीत गूंज रहा था। आतिश, जो रूही को अपनी बाहों में समेटा लेटा हुआ था, उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो जग रहा था। जिस हाथ पर रूही का सिर रखा था, वो हाथ रूही के कमर पर उसे कसकर पकड़ा हुआ था और दूसरी हाथ की उंगलियां रूही के बालों में उलझी हुई थी। रूही के रेशमी घने बालों में आतिश उंगलियां अपनी जगह बनाते हुए बाहर निकल रही थी।
रूही का हाथ आतिश के कमर के आसपास लिपटा हुआ था। आतिश की नज़रें सामने थी। बालकनी के पर्दे से सूरज की कुछ कुछ रोशनी अंदर की तरफ पड़ रही थी और उसी पर आतिश की नज़र थी। उसके हाथ लगातार रूही के बालों में चल रहे थे। आतिश का चेहरा इस वक्त बेहद शांत था। हालांकि जो वो सोच रहा था वो उसके एक्सप्रेशन से मैच नहीं करता था। आतिश की शर्त इस वक्त रूही के शरीर पर थी, जिसे जैसे तैसे रूही के शरीर ने संभाल रखा था, क्योंकि वो उससे उतरने को भाग रही थी। आतिश का हाथ जो रूही की कमर पर रखा था वो काफी कसा हुआ था, इसलिए आतिश को रूही की कमर साफ साफ मालूम पड़ रही थी। धीरे धीरे रूही की नींद टूटी और वो आतिश की बाहों में कसमसाते हुए अंगड़ाई लेकर अपनी आंखें खोलकर सामने देखने लगी। आतिश ने उसके उठते ही अपनी पकड़ उस पर ढीली कर दी थी। उसका दिमाग जो अपनी सोच में गुम था वो वापस रूही पर शिफ्ट हो गया। उसने रूही के सिर पर अपने होंठ रखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। रूही ने दी 3 बार अपनी पलकें झपकाकर कुछ समझने की कोशिश की थी कि आतिश की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान आतिश पर चला गया और उसे देखते ही वो मुस्कुरा दी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। फिर उसने पूरे कमरे को देखा और कहा, ये हमारा। कहते हुए वो खामोश हुई। उसे याद आया कि वो सूर्यवंशी पैलेस में है। आतिश ने उसके रुकने पर उसके मासूम चेहरे को देखते हुए कहा, ये भी हमारा ही है। रूही ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, मैं भूल गई थी। फिर उसने वापस पलटकर अपना चेहरा ब्लैंकेट में छुपा लिया। कल रात की थकान आज सुबह की आलस बन चुकी थी। उसकी चेहरे से मालूम पड़ रहा था कि वो इस वक्त कितनी थकी हुई थी, और था भी ऐसा ही। रूही का पूरा शरीर टूट रहा था। आतिश ने उस ब्लैंकेट को उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, सुबह हो गई है रूह। रूही ने ब्लैंकेट को वापस अपने ऊपर डालते हुए कहा, आपकी हो गई है, मेरी नहीं हुई। आतिश ने उसे देखा। उसे आज एक मीटिंग के लिए जाना था, इसलिए आतिश उसे उठा रहा था, वरना उसे रूही के ज़्यादा देर तक सोने में कोई दिक्कत नहीं थी। और फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो खुद भी जानता था कि कल रात के बाद रूही को वाकई सोने की ज़रूरत थी। खैर, आतिश ने अब कुछ नहीं कहा। वो उठने को हुआ तो रूही का फ़ोन बजा। रूही ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा कि आतिश का होगा। वो ये भूल ही गई कि आतिश के फ़ोन का रिंगटोन ये नहीं था। आतिश ने रूही को देखा जो सो रही थी। उसने रूही को बिना डिस्टर्ब किए उसका फ़ोन उठाया। उस पर आहिल लिखा था। आतिश ने कॉल उठा लिया। आहिल ने कॉल उठते ही बिना एक पल गवाए कहा, दी आज मिस्टर बिरला के बाद मिस्टर प्रताप के साथ भी मीटिंग है, तो आप बता दीजिए कि मिस्टर प्रताप को कितने बजे मिलना है। आहिल की बात सुनकर आतिश ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, वो अभी सो रही है, कोशिश करो कि सारी मीटिंग दोपहर के बाद हो। रूही के फ़ोन से किसी आदमी की और खासकर इतनी सर्द आवाज़ सुनकर आहिल चौंक गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये आतिश ही था। वो हिचकिचाकर उससे बोला, जी सर। आतिश ने उसकी हाँ सुनकर काल काट दिया। वैसे तो वो रूही के काम के बीच नहीं आता था। जब तक ज़रूरत न हो वो इंटरफेयर भी नहीं करता था, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक रूही खुद उसे से कुछ न कहे। वैसे भी अब तक रूही को ज़रूरत पड़ी भी नहीं थी, वो अब अच्छे से संभाल रही थी। लेकिन इस वक्त आतिश को यही लगा कि रूही सो रही है, इसलिए उसे अपने फ़ोन की रिंगटोन सुनाई नहीं दी। बस इसी वजह से उसने आहिल का कॉल उठाकर उससे मीटिंग को अरेंज करने को कहा। इधर रूही को हल्की हल्की नींद में थी। उसके मीटिंग के बारे में जैसे ही सुना वैसे ही अपना सिर ब्लैंकेट से बाहर निकालते हुए आतिश से कहा, आप मीटिंग में जा रहे हैं। आतिश जो उसका फ़ोन टेबल पर रख रहा था, उसने रूही की आवाज़ सुनी तो उसकी तरफ देखा, जो अपने बालों को पीछे करते हुए उसे देख रही थी। आतिश ने उसकी अधखुली आंखों को देखा, फिर खुद आगे हाथ बढ़ाकर रूही के हाथ को रोकते हुए आराम से उसके एक एक बाल को पीछे करते हुए कहा, तुम्हें मीटिंग में जाना है। रूही को उसकी बात सुनकर अचानक याद आया कि हाँ, उसे तो मीटिंग में जाना था। वो जल्दी से उठकर बोली, पहले क्यों नहीं बताया, मुझे मीटिंग में जाना था। आतिश ने उसे उठने से रोकते हुए ब्लैंकेट से उसको कवर करते हुए कहा, सो जाओ, मीटिंग दोपहर के बाद है। रूही ने रिलैक्स होकर कहा, ओह तो ठीक है। रूही ने पलटकर वापस सोने लगी। आतिश बेड से उठकर खड़ा हुआ और एक कदम आगे बढ़ा, तभी रूही ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, एक मिनट। रूही पालती मारते हुए उठकर बैठ गई और आतिश उसे देखने लगा। रूही ने उससे कहा, आपने कल ममा को इग्नोर किया तो आज बात कर लेना। मैं मानती हूँ कि कल आप गुस्सा थे और शायद अपने गुस्से की वजह से ममा की बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं, गुस्से में अक्सर चुप रहना चाहिए, लेकिन अब बात कर लेनी चाहिए। अगर ममा ने कुछ छुपाया भी है तो उनको एक बार समझने की कोशिश कीजिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। आतिश ने रूही की बात सुनकर कुछ पल खामोश रहकर उसके कंधे से उतरती शर्ट को वापस कंधे पर चढ़ाते हुए कहा, ठीक है, मैं करूँगा बात। रूही ने आतिश की बात सुनकर मुस्कुराकर कहा, इधर आइए। आतिश ने न समझी से उसे देखा तो रूही ने कहा, अरे आइए तो। आतिश उसकी तरफ झुक गया। रूही ने उसके बालों को पीछे किया, फिर उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए कहा, अब जाए। रूही वापस ब्लैंकेट लेकर सोने के लिए जाने लगी और आतिश उसे एक नज़र देखकर अपना सिर झटका और फिर जाने लगा। वो तैयार होकर जिम की तरफ चला गया। लगभग 2 घंटे बाद आतिश अपना बिजनेस सूट पहनकर तैयार था। उसने एक बोतल ग्रीन सूट पहना था, हाथों में वॉच, और उसके बाल हमेशा की तरह रबर में बंधे थे। उसके पैरों में ब्लैक शाइन करते शूज़ थे। वो सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आया। उसके पीछे रूही भी थी। उसने एक वाइट लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई थी जिस पर ग्रीन कलर के मोरपंख की डिज़ाइन बनी हुई थी। वही ऊपर ग्रीन कलर का टॉप पहना था। उसके एक हाथ में ब्रेसलेट और दूसरे हाथ में वॉच थी। पैरों में सैंडल थे।
उसने एक लिपलॉस के अलावा चेहरे पर किसी दूसरी चीज़ें का इस्तेमाल नहीं किया था। उसके बाल खुले थे क्योंकि वो थोड़े गीले थे, उसके माथे पर सिंदूर लगा था और उसके टॉप के बाहर मंगलसूत्र था। वहाँ चांदनी जी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। उन्होंने अब तक ब्रेकफास्ट को हाथ नहीं लगाया था क्योंकि वो उन दोनों का इंतजार कर रही थी। आतिश चांदनी जी को देखकर रुक गया। पीछे से आती रूही ने उसे देखा। आतिश ने भी नजरें घुमाकर रूही को देखा तो रूही ने उसे चांदनी जी के पास जाने का इशारा किया। आतिश एक गहरी सांस छोड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ गया और रूही किचन की तरफ चली गई क्योंकि फिलहाल वो उन दोनों को अकेला छोड़ना चाहती थी। आतिश जाकर चांदनी जी के बराबर में बैठ गया। चांदनी ने बेहद हैरानी के साथ आतिश को देखा क्योंकि आज से पहले जितनी भी बार उनकी बहस होती थी और आतिश नाराज होता था तो वो कभी भी 2-3 दिन से पहले उनसे बात नहीं की थी। वो तभी उनसे बात करता था जब उसका गुस्सा पूरी तरह शांत होता था, जिसमें 2-3 दिन गुजर जाते थे। इसलिए आज उन्हें उसे अपने साथ देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि ये आतिश था। उन्होंने कहा, ये तो तुम्हारी जगह नहीं है मिस्टर आतिश, आज अपनी जगह कैसे भूल गए? उनकी बातों में तंज था जो आतिश ने साफ महसूस किया। उसने कहा, गलती आपकी भी थी। चांदनी जी ने आतिश को अपनी एक आईब्रो उठाकर देखा और कहा, रियली उसे बचाना मेरी गलती नहीं थी, मेरे अंदर दिल है, तुम्हारी तरह बेदिल नहीं हूं मैं। और क्या हो जाता तुम मेरी बात मान लेते, उसे छोड़ देते। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल तो मुझे इग्नोर करके चले गए थे। मुझे चांदनी सूर्यवंशी को आखिर थी तो उसकी माँ अकड़ तो उनमें भी थी, वो उसे इग्नोर करके चला गया। ये बात उनके ईगो को जाकर लगी थी। बेशक वो जानती थी कि आतिश के जाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह उसका गुस्सा था। वो रुककर अगर उनसे बात करता तो बात नहीं बहस होती और आतिश को अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं था, इसलिए वो कुछ गलत न कह दे इसलिए खामोश रह जाता था। ये जानती थी वो, लेकिन फिर भी उनका ईगो तो बुरा मान गया। हालांकि इतना बुरा भी उन्हें लगा नहीं था जितना वो अभी जता रही थी। आतिश ने चांदनी की तरफ देखते हुए कहा, आगे से आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आतिश की बात सुनकर चांदनी जी ने कहा, आतिश। आतिश ने उन्हें गहरी निगाहों से देखा और कहा, आप आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगी। चांदनी जी ने उसे कुछ पल देखा। वो जानती थी कि आतिश उनकी बात नहीं मानने वाला, इसलिए वो उसकी बात मानते हुए बोली, ठीक है, तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। मुनिश को तुम कुछ नहीं करोगे? आतिश ने हाँ में सिर हिलाकर कह, एस योर विश। अब दोनों शांत हो गए। तभी चांदनी जी ने कुछ पल खामोश रहकर कहा, वैसे आज तुम बहुत जल्दी आ गए, पहले तो नाराज हो जाते थे, बोलते ही नहीं थे। आतिश ने उनसे कहा, आम खाए गुठलियां क्यों गिन रही है? उसकी बात सुनकर चांदनी जी ने कहा, मैं वही काम करती हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट आता है, और फिलहाल मेरा इंटरेस्ट ये जानने में है कि तुम्हारा हृदय परिवर्तन कैसे हुआ अब्दू आतिश रानावत। आतिश जानता था कि वो कहा बात कर रही है, इसलिए उसने उनकी तरफ चेहरा घुमाते हुए कहा, डोंट डू दिस। उसकी बात सुनकर चांदनी जी ने कहा, अरे मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हें भी रूही का नाम नहीं ले मिल रहा है? बता दो, तुम्हारा ये बदला बिहेवियर उसी की वजह से है। चांदनी जी आज उसे चिढ़ाने का पूरा मन बना बैठी थी। आतिश ने चांदनी जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कोई नहीं बदल सकता, मैंने उसकी सुनी क्योंकि वो सही थी, दैट्स इट। चांदनी जी ने उसे देखते हुए कहा, राइट, वैसे ये बताओ मैं जल्दी दादी बन जाऊंगी ना? प्रोग्रेस चल रही है? उन्होंने आतिश का शर्म भरा चेहरा देखने का पूरा इंतजाम कर रखा था, लेकिन उन्होंने जो जवाब सुना उससे तो वो हैरान ही हो गई। आतिश ने कहा, 100%। चांदनी जी उसकी बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगी। उनका बेटा उन्हीं की तरह शेमलेस था, उसे जरा भी शर्म नहीं आती थी। चांदनी जी ने भी आज तक शर्माना नहीं सीखा, ठीक वैसा ही आतिश था। उन्होंने आतिश से कहा, थोड़ी तो शर्म कर लिया करो, माँ हूं तुम्हारी। उनकी बात सुनकर आतिश ने कहा, आपने की थी नानू के सामने? चांदनी जी उसकी बात सुनकर धीमी आवाज में बोली, हाँ, उसी बात का बदला मिल रहा है मुझे। आज डैड को जगह पर मैं हूँ और मेरी जगह तुम। काश कि उस वक्त डैड की बात मानकर थोड़ी अकड़ कम कर ली होती। इतने में रूही भी वहां आ गई। वो आकर चांदनी जी की बराबर में आकर बैठ गई। चांदनी जी ने रूही को देखकर मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। रूही ने चांदनी जी को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग ममा। चांदनी जी ने उसे देखते हुए, तुम चली जाओगी? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। रूही ने उनसे कहा, हम फिर आएंगे। उन दोनों की इन बातों के बीच आतिश ने कहा, अब आपको सामने आ जाना चाहिए, टाइम हो चुका है। आतिश की बात सुनकर चांदनी जी ने कहा, ठीक कह रहे हो, बस सही मौके का इंतजार है। आई थिंक हमें एक पार्टी रखनी चाहिए। आफ्टर ऑल चांदनी सूर्यवंशी वापस आने वाली है, ऐसे फीके फीके तरीके से तो मैं नहीं आने वाली हूँ। रूही ने भी उनकी बात सुनकर कहा, वैसे आप ठीक कह रही है, हमें आपका ग्रैंड वेलकम करना चाहिए। आतिश ने उन दोनों की बात सुनकर कहा, मैं अपनी शादी पब्लिकली अनाउंस करने वाला उस दिन रिसेप्शन पार्टी में आपके आने की भी बात अनाउंस करूंगा। आतिश की बात सुनकर चांदनी जी ने हैरानी और चमकती आंखों से उसे देखते हुए कहा, रिसेप्शन? वाव, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। उस दिन मेरा कमबैक होगा। ग्रेट, तुमने सब प्लान कर रखा है। वैसे ये कब करने वाले हो तुम? मुझे पहले से बता देना, क्योंकि फिर मुझे मेकअप आर्टिस्ट और अपने कपड़े ज्वेलरी भी देखनी होगी। मैं सोच रही हूँ कृष्णा, हम मुंबई चलते हैं या फिर इंडिया से बाहर, जहाँ तुम कहो, या फिर डिजाइनर को बुला लेते हैं। क्या अच्छा रहेगा? एक तो तुम्हार पति सारी प्लानिंग खुद ही कर लेता है और बताता भी नहीं है,
देखो, अगर तुम इस महीने करने वाले हो तो मत करना, क्योंकि एक महीना तो हमें शॉपिंग करते हुए ही निकल जाएगा। तुम्हारी शादी तो नहीं देख पाए, लेकिन तुम्हारा रिसेप्शन बहुत शानदार होगा, पूरा राजस्थान देखता रह जाएगा। उनकी आंखें चमक रही थी। उनका अरमान था आतिश और रूही को शादी देखने का, जो कि पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अब रिसेप्शन में सारी कमी पूरी करना चाहता थी। वो जाहिर नहीं कर पा रही थी कि वो कितनी खुश थी। ये बात सुनकर आतिश खामोशी से उनकी बात सुन रहा था। उसे खामोश देखकर चांदनी जी ने कहा, अति तुम सुन रहे हो, मैं तुम्हारे रिसेप्शन में कोई कमी नहीं चाहती। आतिश ने अपना चेहरा नैपकिन से साफ करते हुए कहा, आपके पास अभी बहुत वक्त है और डोंट वरी, सब कुछ आपके टेस्ट के हिसाब से होगा। रही बात आपकी शॉपिंग की, तो उसके लिए एक महीना भी कम है। इतना कहकर आतिश वहां से चला गया। वही चांदनी जी आतिश को घूर कर देखा। रूही और आतिश दोनों ही जानते थे कि चांदनी जी को शॉपिंग का बहुत क्रेज था। वो और इरावती दोनों ही इस मामले में एक जैसी थी। उनकी तैयारियां एक महीने पहले से शुरू हो जाती थी, फिर चाहे कोई फेस्टिवल हो, पार्टी हो। रूही को उन दोनों की तरह शॉपिंग का इतना क्रेज नहीं था। आतिश के जाने के बाद चांदनी जी ने मुंह बनाते हुए रूही से कहा, उसे छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है, गाउन, लहंगा, साड़ी, जो भी तुम्हें पसंद हो। एक कैफे के बाहर करण की कार बंद पड़ गई। उसने दोबारा शुरू किया, लेकिन वो शायद आगे बढ़ना ही नहीं चाहती थी। करण ने परेशानी से उस कार को देखा, फिर अपना फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन किया। हेलो रवि, पिंक कैफे के बाहर मेरी कार खराब हो गई, जल्दी से दूसरी कार लेकर आओ और जल्दी करना। उसने कॉल काटा और फिर कार से बाहर आया। धूप थोड़ी तेज थी और करण को ज़्यादा देर धूप में खड़ा नहीं रह सकता था, क्योंकि उसकी आदत नहीं थी। वो तो दिन भर अपनी लग्जरी गाड़ी में घूमता था या फिर हवेली या यार इंडस्ट्री में होता था। उसे ऐसी सिचुएशन का सामना पहली बार करना पड़ रहा था। वो इस पिंक कैफे के अंदर बढ़ गया और एक टेबल पर जाकर बैठ गया। इस जगह पर यह पिंक कैफे अपनी ब्यूटी के काफ़ी फेमस था, लेकिन फिर भी करण ऐसी जगह कभी नहीं आता था। उसे अगर रुकना हो तो वो किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में जाता था। करण ने एक कॉफ़ी ऑर्डर की और रवि के आने का इंतज़ार करने लगा। अचानक वहां एक टेबल के टूटने की आवाज़ आई। करण ने उस तरफ देखा जहां एक लकड़ी दो लड़कों को बुरी तरह पीट रही थी। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। करण उस लड़की को देखने की कोशिश करने लगा। वो लकड़ी भी उन लड़कों को मारते हुए पलटी तो उसका चेहरा देखकर करण की आंखें बड़ी हो गई। वो गाथा था जिसके चेहरा गुस्से से लाल था और न जाने क्या क्या वो उन लड़कों को सुनाए जा रही थी। उसने एक लड़के का हाथ पकड़ा और मरोड़ते हुए कहा, तुम लोगों को क्या लगता है अकेली लड़की है, कुछ नहीं कर सकती? बेहुदा इंसान, मैं तुम जैसे 4-5 को अकेले संभाल सकती हूँ। दूसरा लड़का जो बहुत पीट चुका था, वो अपने दोस्त को बचाने के लिए एक चेयर उठाकर गाथा को मारने के लिए दौड़ा, तो किसी ने उसके हाथ से चेयर छीनकर उसे उसी लड़के के सिर पर मारा। वो लड़का एक ही बार में बेहोश हो गया। गाथा ने पीछे पलटकर देखा। उसने देखा वो करण को देखा। करण को देखकर गाथा का गुस्से भरा चेहरा हैरानी में बदल गया। करण ने अपने हाथों में लगी मिट्टी साफ करते हुए उस पहले लड़के को देखते हुए कहा, अपने दोस्त को हॉस्पिटल ले जाओ। उसने अपने पॉकेट में से एक कार्ड निकालकर उसे देते हुए कहा, इस हॉस्पिटल में चले जाना और कह देना करण राणावत ने भेजा है, फ्री में इलाज हो जाएगा। वो लड़का घबराते हुए करण को देखने लगा और उसके हाथ से कार्ड लेकर अपने दोस्त को सहारा देते हुए वहां से लेकर चला गया। गाथा अभी भी हैरानी से करण को देख रही थी। उसने उससे कहा, करण सर आप यहाँ। करण ने उससे कहा, बैठकर बात करे। वो दोनों एक टेबल पर आकर बैठ गए। करण ने 2 कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। वो गाथा को देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों आई थी? गाथा ने कहा, मैं तो बस लंच के लिए आई थी। करण ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे नहीं लगता था को आतिश तुम्हें इतनी कम सैलरी देता है जो तुम्हें ऐसी जगह लंच करना पड़े। अब तक स्टाफ वहां उन दोनों को काफ़ी खत्म हो गई थी। करण ने अपनी उठा ली और गाथा को उठाने का इशारा कर दिया। गाथा ने काफ़ी उठाकर हिचकिचाकर कहा, वो मेरी सैलरी खत्म हो गई। उसकी बात सुनकर करण ने मुंह से काफ़ी बाहर निकल गई। उसने खांसते हुए गाथा को देखा। उसकी सैलरी लगभग $300,000 थी, यानी कि 2.5 करोड़ थी। AR फार्मा इंडस्ट्री एक इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ी फार्मा कंपनी थी, इसलिए गाथा को इतनी सैलरी मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। और वो कह रही थी कि उसने अपनी इतनी सैलरी खर्च कर दी। बेशक वो कितना भी खर्चा करती होगी, लेकिन फिर भी इतने सारे पैसे एक महीने में खर्च करना इम्पॉसिबल था। करण ने हैरानी से उससे कहा, अभी महीना खत्म भी नहीं हुआ और तुम कह रही हो कि तुम्हारी सैलरी खत्म हो गई? सीरियसली गाथा, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ, तुमने $300,000 महीने से पहले कैसे खर्च कर दिए? गाथा ने अपनी काफ़ी पीकर कहा, मैं अकेले रहती हूँ सर, इसलिए मैं अपनी सैलरी बचाकर क्या करूँगी, दूसरी सैलरी से पहले अपनी पुरानी सैलरी खर्च कर देती हूँ। अभी मैंने थोड़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली, इसलिए अभी मेरे पास कम पैसे बचे हैं। करण उसे देखता रह गया। उसे अभी भी गाथा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मालिनी जी को दहशत, गाथा और करण, रूही की मुश्किल। सुबह का वक्त, हॉस्पिटल में। आतिश के ही हॉस्पिटल के कमरे में एक शख्स बेड से टिक कर बैठा हुआ था। वो एक काफ़ी बड़ा कमरा था। उसके चेहरे पर कुछ खरोंचें थी और उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। पेट के पास भी बैंडेज की गई थी। ये मुनिश था जिसे आतिश ने एडमिट कराने को कहा था। आतिश उसके सामने बैठा था। वो उससे सब कुछ जानने को आया था जो उस दिन उसके बेहोश होने के बाद जान नहीं पाया था। इस कमरे के बाहर युग और कुछ बाउंसर भी खड़े थे।
मेरे पकड़े जाने के बाद मैंने उनकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी वो उन्हें वापस कर दी और उन्हें कॉन्वेंस कर दिया कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए किया, मैंने आपका या चांदनी मैडम का नाम नहीं लिया। मुझे लगा कि अगर ये बात आपको पता चली तो आप मुझे जान से मार देंगे, इसलिए मैं मैडम के पास चला गया। आई डोंट नो कैसे उन्हें मेरे बारे में पता चला, मैं अपना सारा काम बहुत संभल कर रहा था। मुझे लगा कि वो एक औरत है, इसलिए तुमने लापरवाही हो सकते हो लेकिन तुम तो पकड़े गए। आतिश ने उसकी बात को पूरा करते हुए उसे गहरी नज़रों से देखा। मुनीश ने शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुका ली क्योंकि उसने सोचा तो यही था कि वो एक औरत थी और इसलिए वो अपना काम आराम से कर सकता था। हालांकि लापरवाह नहीं था लेकिन उतना सतर्क भी नहीं था जितना उसे होना चाहिए था। आतिश चेयर से उठकर खिड़की के पास खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर शांत और गहरी आवाज में बोला, एक औरत को कमज़ोर समझना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी मुनीश शाह। वो कमज़ोर होती नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कमज़ोर करती है। वो बहुत ताकतवर है, इसलिए तुम इस दुनिया मौजूद हो। वो तुम्हें ला भी सकती है और पल में तुम्हारे वजूद को ख़त्म भी कर सकती है। इसलिए दुश्मन अगर एक औरत है तो वहाँ लापरवाही करने का मतलब अपनी जान से खेलना है, क्योंकि वो तुम्हें जिंदा कभी नहीं छोड़ेगी। शी कैन ruin it all। आतिश की नज़र खिड़की से नीचे नजर आते रास्ते पर टिकी थी, जहां एक औरत ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही थी और सब उसके इशारों पर चल रहे थे। आतिश वही कह रहा था जो वो देख चुका था। बेशक उसे मालूम था कि एक औरत किस हद तक ताकतवर होती है। वो खुद ऐसी दो औरतों को देखते हुए बड़ा हुआ था जिन्हें मारने के लिए लोगों को अपनी पूरी ताकत के साथ धोखे का सहारा करना पड़ा था। उनकी ताकत भी कुछ नहीं कर पाती अगर वो सामने से लड़ते तो। पीठ पीछे घाव मिले थे उन्हें और जिसने दिए थे उसमें से कुछ तो बहुत करीबी थे। वो कभी नहीं मानता था कि औरत कमज़ोर हो सकती थी, कभी नहीं। आतिश लौटकर उसके पास आया। उसने ट्रे में रखा इंजेक्शन उठाया और उसे ग्लूकोज की बोतल में इंजेक्ट करने लगा। मुनिश घबराया हुआ था क्योंकि पहले उसने उसकी बात सुनकर भी उसे गोली मार दी और अब तो जिस तरह से आतिश बात कर रहा था मुनीश को समझ आ गया था कि उसने बहुत गलती की थी। इसलिए उसके मन में डर था कि न जाने आतिश कौन सा इंजेक्शन उसे लगा रहा था। आतिश ने उस सिरिंज को उसकी ग्लूकोज की बोतल में खाली करते हुए शांत भरी आवाज में कहा, घबराओ मत, जहर नहीं है। उसका सारा सिर्फ अपने काम पर था। मुनिश को उसमें देखा भी नहीं था। वही मुनिश ने हड़बड़ाकर अपनी नज़रें हटा ली, लेकिन वो उसकी बात सुनकर बेशक हैरान था। वो ये सोचकर हैरान था कि आतिश को उसके मन की बात कैसे पता लगी, जबकि वो तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। हाँ, वो देख नहीं रहा था लेकिन उसके सेंसेस बहुत तेज थे। मुनीश की नज़रें उसे बखूबी महसूस हुई थी। गिर वो जिस कंडीशन में था, इस हालत में वो क्या सोच रहा होगा ये जानना आतिश के लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि ये उसके लिए नया नहीं था। उसके लिए राय रखने वाले ऐसे लोगों से आतिश दिन में कई दफ़ा मिलता रहता था। फिर जिसने छोटी उम्र से लोगों को चेहरे पहचाने सीख लिए हो, उसके लिए इस उम्र में लोगों का दिमाग पढ़ना बहुत छोटी बात थी। और वैसे भी वो दिमाग का डॉक्टर था तो उसे दिमाग के बारे में काफ़ी जानकारी थी। आतिश ने इंजेक्शन को डस्टबिन में डालते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक होते ही यहाँ से दूर चले जाना और गलती से भी मेरे सामने आने की गलती मत कर बैठना। आतिश की सर्द नज़रें और उसकी शांत आवाज़ इस खामोशी भरे माहौल में बहुत खतरनाक नजर आ रही थी। मुनिश ने अपना गला तर करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अगर आतिश नहीं भी कहता तो भी मुनिश राजस्थान में एक पल और नहीं रुकता। आतिश हॉस्पिटल से बाहर आ गया और सूर्यवंशी पैलेस के लिए निकल गया, क्योंकि चांदनी जी ने उसे बुलाया थे लंच के लिए, क्योंकि आतिश सुबह से हॉस्पिटल में ही था। वही रूही सूर्यवंशी पैलेस में थी। तकरीबन 1 घंटे बाद रूही और आतिश चांदनी जी से मिलकर सूर्यवंशी पैलेस से निर्वाणा के लिए निकल चुके थे। आज आतिश कार ड्राइव कर रहा था और रूही कार के शीशे से अपना सिर टिकाए आंखें बंद करे बैठी हुई थी। शायद वो सो रही थी। सूर्यवंशी पैलेस एक बार फिर से सुना हो चुका था, लेकिन चांदनी जी आज काफ़ी खुश थी क्योंकि जल्द ही उन्हें रूही और आतिश से मिलने के लिए वक्त या लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाला थी। वो अपने मन से कभी भी उनसे मिल सकती थी। इधर सड़क पर दौड़ती आतिश के कार का काफिला धीमी रफ्तार से बढ़ रहा था। आतिश की कार सबसे आगे थी। रूही के सोने की वजह से ही आतिश ने स्पीड को धीमा कर रखा था। दूसरी तरफ कैफे में करण गाथा की बातों से हैरान था, और हैरानी वाली बात भी थी। सिर्फ 1 महीने में इतने सारे पैसे खर्च करना भी एक बड़ी बात थी। हालांकि करण को नहीं पता कि लड़कियों के पास खर्च के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। गाथा भी वही करती थी। उसे जो पसंद आता था वो उसे खरीद लेती थी, पैसों की चिंता नहीं करती थी। बाहर पार्टी करना और खुद पर जी भर कर खर्च करना ये उसकी आदत में था। गाथा के पास बहुत सारे लग्जरी ब्रांड की शूज़, कपड़े, बैग थे जिन्हें वो आराम से अफोर्ड कर सकती थी। वो दोनों अपनी काफ़ी पी रहे थे, दोनों ही खामोश थे। गाथा ने तो करण की बोलती बंद कर दी थी। कुछ देर बाद गाथा खुद करण से बोली, वैसे मेरा छोड़िए सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो मुझसे कोई गुना ज़्यादा सैलरी मिलती है, आप ऐसी जगह। उसने कैफ़े पर नज़र डालकर करण की तरफ देखते हुए कहा तो करण ने उससे कहा, मेरी कार खराब हो गई थी इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। गाथा ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर आप चाहे तो मैं आपको छोड़ सकती हूँ। गाथा की बात सुनकर करण ने कहा, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रवि आता होगा। गाथा ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है फिर मैं चलती हूँ। वो उठने लगी तो करण ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट, तुम्हारे क्या बिल्कुल पैसे नहीं है? गाथा ने उसकी बात सुनकर सोचते हुए कहा, नहीं मतलब थोड़े बहुत है, उससे काम चला लूँगी, कुछ दिन के लिए घर पर ही खा लूँगी। करण ने उससे कहा, तुम युग के घर क्यों नहीं चली जाती?
युग का नाम सुनकर गाथा ने मुंह बनाते हुए कहा, युग के घर जाने से अच्छा है मैं पूजा के घर चली जाऊं। करण ने गाथा की बात सुनकर अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे देखते हुए कहा, पूजा युग की गर्लफ्रेंड है और उसके ही घर रहती है। दोनों बातों में क्या फ़र्क है? करण की बात सुनकर गाथा ने कहा, फ़र्क है, आप नहीं समझेंगे सर, वैसे मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। करण ने हाँ में सिर हिला दिया। वो इन दोनों भाई बहन को कभी नहीं समझ पाया था। दोनों ही एक दूसरे से इतना चिढ़ते थे कि अगर इन्हें अकेले छोड़ दिया जाए तो दोनों एक दूसरे की जान ले ले। उसने गाथा को जाता देख कहा, कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। गाथा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सिर हिला दिया और वहां से चली गई। निर्वाणा पैलेस। रूही अपनी मीटिंग के लिए जाने वाली थी। वो अपने कमरे में मिरर के सामने खड़ी तैयार हो रही थी, तभी आहिल का कॉल आया। रूही ने ड्रेसिंग टेबल पर रखे अपने फ़ोन की तरफ देखा और आहिल का नंबर देख कॉल उठाकर ये स्पीकर पर रखते हुए कहा, हाँ मैं आ रही हूँ आहिल। उधर से आहिल ने कहा, कोई बात नहीं दी, आप आराम से आ जाए, मैंने तो इसलिए कॉल किया था कि मिस्टर समर जय प्रताप के साथ आपकी मीटिंग कितने बजे रखनी है। वो मिस्टर बिरला का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ की अचानक तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो लेट होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मिस्टर प्रताप के साथ हम पहले मीटिंग कर सकते हैं, मिस्टर बिरला के साथ बाद में कर लेंगे। आहिल की बात सुनकर रूही ने अपनी बाहें सिकोड़कर कहा, लेकिन मिस्टर प्रताप के साथ मीटिंग आज नहीं थी ये तुमने। आहिल ने उसकी बात काटकर जल्दी से कहा, हाँ दी, वो मिस्टर प्रताप का आज सुबह ही मेल आया था कि वो आज हमारे साथ मीटिंग करना चाहते हैं। मैं तो हैरान ही हो गया कि कोई हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने वाकई मेल किया था। मुझे न करना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। रूही ने आहिल की बात सुनकर कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, एक काम करो, उनकी मीटिंग के लिए मैं नहीं जाऊंगी, किसी और को भेज दो। आहिल ने रूही की बात सुनकर हैरानी से कहा, लेकिन दी हम ऐसा नहीं कर सकते। रूही ने उसे बात न मानता देख कहा, जितना कहा है करो, तुम चले जाओ। इतना कहकर उसने कॉल रख दिया। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, तुम पर्सनली नहीं प्रोफेशनली मिलने जा रही हो रूह। रूही ने आतिश की आवाज़ सुनकर घूमकर उसे देखा। आतिश दरवाजे से अंदर आ रहा था। वो रूही के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम्हें जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर रूही ने कहा, लेकिन मेरा जाना जरूरी नहीं है और मेरा मन भी नहीं है। और वो वहां से जाने लगी। तभी आतिश ने उसे जाने से रोकते हुए कहा, मन के हिसाब से काम नहीं होता और तुम्हारा ये बिहेवियर बहुत ही अनप्रोफेशनल है। सीईओ रोहानिका रानावत। या फिर शायद तुम्हें मिस्टर प्रताप के होने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आतिश न जाने उससे ये क्यों कह रहा था, जबकि वो जानता था कि उसकी इस बात पर रूही को गुस्सा भी आ सकता था और हुआ भी यही। रूही ने ज़रा तल्खी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं, मुझे उनके होने से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। आतिश ने हाँ में सिर हिलाकर उसकी फ़ाइल उसे देते हुए कहा, ठीक है तो साबित करूँ। रूही ने गुस्से और नाराज़गी भरी नज़र से उसे देखा। उसने फ़ाइल को नहीं पकड़ा था। वो उससे बोली, ये सब आप जानबूझ कर रहे हैं ना? आपको क्या लगता है मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी? आई एम सॉरी मिस्टर रानावत, लेकिन आपको थोड़ी और तैयारी करके आने की ज़रूरत है। और एक बात बताए, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? बाकी की मीटिंग तो हैंडल करती हूँ, न सिर्फ ये एक। आतिश ने उसकी बात काटकर बीच में कहा, ये एक तुम्हारी सक्सेस की एक सीढ़ी है रूह, जिसे क्रॉस किए बिना तुम दूसरी सीढ़ी पर नहीं पहुंच सकती। जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक तुम कुछ भी स्किप नहीं कर सकती। ये बिजनेस है, यहाँ अपने दिल से नहीं दिमाग से काम करना होता है। रूही आतिश की बात ध्यान से सुन रही थी। आतिश ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए उसके शर्ट के बटन को बंद किया और कोट उठाकर उस रूही को पहनाते हुए बेल्ट उठा ली, जो कि इसी कोट के ऊपर बांधने के लिए थी। वो उसकी बेल्ट बांधते हुए शांत आवाज में बोला, ऐसी प्रॉब्लम तुम्हें हर बार मिलेंगी, लेकिन अगर आज एक कदम पीछे हट गई तो पीछे हटने की आदत पड़ जाएगी। और एक बार आदत पड़ गई तो यूं ही एक एक कदम करके अपनी मंजिल से दूर होती जाओगी। आसमान में उड़ना आसान नहीं है। उसने उसकी बेल्ट बांध दी और एक कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये मत सोचो कि तुम ये नहीं कर सकती, ये सोचो कि तुम क्या कर सकती हो और इसका जवाब होना चाहिए। रूही ने उसे देखते हुए कहा, सब कुछ। आतिश उसकी बात सुनकर हल्का मुस्कुरा कर बोला, गुड, तुम तैयार हो? आतिश ने उसकी बेल्ट को छोड़ दिया और उसकी फाइल उसे दे दी। रूही ने एक गहरी सांस लेकर फाइल ले ली और कहा, अगर उन्होंने फिर से अपनी बकवास शुरू की तो क्या करूं? रूही के कहने का मतलब समर जय का बार बार खुद से जोड़ने से था कि वो बार बार उसे अपनी बेटी साबित करते थे, जो रूही के लिए महज एक मजाक और महज बकवास थी। उसने आतिश को देखते हुए पूछा, क्योंकि उसे उस सवाल के जवाब की बहुत ज़रूरत थी। वो जब भी समर जय प्रताप को देखती उसे सिर्फ गुस्सा आता था, और रूही उम्र के उस पड़ाव में थी जहाँ उसके इमोशन उसके कंट्रोल में नहीं रहते थे और इसी उम्र में उसे इन पर कंट्रोल करना सीखना था। वैसे तो वो 23 साल की उम्र में काफ़ी समझदार थी, लेकिन समर जय को देखकर वो हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी। बेशक आतिश जानता था कि रूही के साथ प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि वो भी इन सब से गुजरा था। उसे भी अपने बाप को झेलना पड़ा था। उन दोनों की कहानी में ज़्यादा फर्क नहीं था, इसलिए रूही के हर इमोशन को वो बहुत बेहतर समझ पा रहा था। वो जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा है और इसे कैसे ख़त्म करना है। उसने रूही के चेहरे को दोनों हाथ में पकड़ा और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, तो याद रखो कि तुम वहाँ रानावत इंडस्ट्री की सीईओ बनकर गई हो, जो प्रताप इंडस्ट्री के सीईओ से पहली बार मिल रही है। तुम उन्हें नहीं जानती थी, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है।
आतिश ने रूही की आंखों में देखते हुए कहा तो रूही ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद रूही अपनी फाइल लेकर कमरे से बाहर आई। रूही ने अपनी फाइल देखी, उसने देखा उसके पास कुछ चीज़ें मौजूद नहीं थी। उसने अपना फ़ोन उठाया और अनंत को कॉल लगा दिया। उधर से अनंत ने रूही का कॉल उठाते हुए कहा, हेलो हाँ रूही। अनंत की बात सुनकर रूही ने कहा, अनंत हमारी न्यू ब्रांच की बजट की फ़ाइल तुम्हारे पास होगी, मैं बाहर आ रही हूँ। तुम भी जल्दी से बाहर आकर मुझे वो फाइल दे दो, आज मीटिंग है। अनंत ने रूही की बात सुनकर कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ। रूही ने कॉल रख दिया, वो बाहर आ गई। उसके आते ही एक बाउंसर ने कार का डोर खोला तो रूही ने कहा, यहाँ नहीं बाहर। वो निर्वाणा से बाहर आ गई और उसके पीछे कार भी बाहर आ गई। रूही ने जब बाहर आई तो अनंत फाइल के साथ हवेली के बाहर खड़ा था। रूही को देख वो उसके नज़दीक बढ़ गया। उसने उसे फाइल देते हुए कहा, ये लो। रूही ने अनंत से फाइल लेते हुए कहा, थैंक यू। अनंत एक मुस्कुराहट देकर चला गया। रूही ने उस फाइल को लिया और जल्दबाजी में ही अपनी कार की तरफ बढ़ गई, लेकिन बीच में ही वो सामने से आ रही मालिनी जी से टकरा गई। मालिनी जी जो शायद चिल्लाने वाली थी, वो रूही को देख चुप रह गई। वो उसकी तरफ देखे बिना ही चली गई। रूही ने भी कुछ नहीं कहा। वो दोनों किसी अनजान शख्स की तरह अपने अपने रास्ते बढ़ गई। रूही कुछ कदम चली कि उसके पैरों के नीचे कुछ आया। उसने देखा कि एक फ़ोन नीचे पड़ा था। रूही ने अपना फ़ोन देखा जो कि उसके पास था। वो समझ गई कि ये मालिनी जी का फ़ोन था। रूही ने उसे उठा लिया और मालिनी जी को रोकते हुए कहा, आंटी। मालिनी जी रूही की आवाज़ सुनकर रुकी नहीं, चलती रही तो रूही उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाने उसने उन्हें आवाज़ दी, मगर मालिनी जी तो ऐसे उसकी आवाज़ को अनसुना करते हुए जा रही थी कि मानो अगर एक पल रुकी तो उनकी जान पर बन आएगी। उनके कदम तेज हो गए। रूही परेशानी से उन्हें देखे जा रही थी। उसने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए आंटी, आपका फ़ोन। मालिनी जी ने रूही की आवाज़ पर गौर किया मगर उसकी बात पर नहीं। जब रूही ने उनका हाथ पकड़ा तब उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उन्होंने रूही का हाथ झटकते हुए कहा, तुम। रूही अचानक झटकने की वजह से कुछ कदम लड़खड़ाए। उसे लड़खड़ाता देख मालिनी जी ने बिना एक पल गवाए उसे पकड़ लिया। उन्होंने घबराते हुए कहा, तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? इस बीच पीछे खड़ा दक्षिण, जो कि रूही के साथ अब हर वक्त रहने वाला था, वो उसे लड़खड़ाते देख आगे बढ़ा कि मालिनी जी ने रूही को पकड़ ही लिया। वही रूही जो अभी संभली थी, वो उनकी बात सुनकर उन्हें हैरानी और सदमे से देख रही थी। हाँ, सदमा। मालिनी जी के ये लफ्ज रूही के लिए सदमे जैसे ही थे, क्योंकि वो सपने भी उसके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगी। ऐसे में आज उनकी जुबान पर ये चंद लफ्ज रूही को हैरानी में डाल चुके थे। वही मालिनी जी ने रूही को खामोश देखा तो कहीं न कहीं वो डर रही थी। उन्होंने कहा, रूही तुम? रूही होश में आकर हाँ में सिर हिलाकर बोली, जी हाँ मैं ठीक हूँ, मैं आपका फ़ोन आपको देने आई थी, ये वहाँ गिर गया था। मालिनी जी ने राहत की सांस ली। उन्होंने अपना फ़ोन ले लिया और कहा, थैंक यू, लेकिन बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। इतना कहकर वो चली गई। आज उनकी बातों में घबराहट और डर के सिवा दूसरा कोई भाव नहीं था, न तो गुस्सा और न ही चीड़। आतिश की दहशत उनके दिल से निकली नहीं थी, वो अब भी उनके जहानों गुमान पर छाई हुई थी। रूही को लड़खड़ा देख उन्हें सबसे ज्यादा डर उस बात का लगा कि अगर फिर से रूही को उनकी वजह से चोट लगी तो इस बार उनका क्या होगा। पहले भी कोई इतनी गहरी चोट उन्होंने रूही को नहीं दी थी, जिसके बदौलत आतिश ने उनकी 2 उंगलियां ही काट दी थी। अब वो उसके सामने नहीं पड़ना चाहती थी। इधर रूही जो मालिनी जी को जाता हुआ देख रही थी, वो उनकी बात को याद करते हुए खुद से बोली, मैं इनके पीछे क्यों आऊंगी, आज बड़ी अजीब लग रही है। वो अपने दोनों कंधे उचकाकर वहां से चली गई, क्योंकि उसका सारा ध्यान फिलहाल इस मीटिंग की तरफ था। वो अपनी कार के पास आ गई और उसमें बैठकर वहां से चली गई। मेरा भी मन है बहुत कुछ करने का तो। प्रताप इंडस्ट्री। रूही की सारी कार प्रताप इंडस्ट्री के बाहर आकर खड़ी हुई थी। रूही अपनी कार से बाहर आकर बिल्डिंग को देख रही थी। दक्षिण और आहिल उसके साथ खड़े थे। दक्षिण ने रूही से कहा, चले यंग मैडम। रूही ने हाँ में सिर हिला दिया। वो तीनों अंदर की तरफ बढ़ गए। उनके साथ कुछ बाउंसर भी थे। रूही को बाहर ही समर जय के असिस्टेंट मिल गए थे, जो एक 40 साल के सुलझे हुए शख्स थे। उन्होंने रूही का जोरों शोरों वेलकम किया और उसे मीटिंग रूम खुद लेकर आए। वहां मौजूद एम्प्लॉय रूही को हैरानी से देख रहे थे। किसी नई उम्र के शख्स का इतना वार्म वेलकम उन्हें हैरत में डाला हुआ था, क्योंकि वो कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो है कौन। पूरी बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत थी। रूही मीटिंग रूम में पहुंची। अंदर पहले से समर जय मौजूद थे। समर जय रूही को देख खड़े हो गए। रूही ने उन्हें देखकर एक गहरी सांस ली। समर जय उसे देखकर मुस्कुरा दिए। रूही के दिमाग में इस वक्त सिर्फ आतिश की आवाज़ गूंज रही थी कि वो यहाँ रानावत इंडस्ट्री की सीईओ बनकर आई थी, जो कि प्रताप इंडस्ट्री के सीईओ से पहली बार मिल रही थी। उसी बात को ध्यान में रखते हुए रूही हल्का सा मुस्कुराकर समर जय के सामने अपना हाथ आगे करते हुए बोली, हेलो मिस्टर प्रताप, मैं रानावत इंडस्ट्री की सीईओ रूहानिका रानावत। समर जय ने बड़े गर्मजोशी के साथ रूही से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं प्रताप इंडस्ट्री का सीईओ समर जय प्रताप। रूही ने उनकी बात सुनकर कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई, अब मीटिंग शुरू करें। रूही यहाँ बिल्कुल प्रोफेशनल बिहेव कर रही थी और उसका ये प्रोफेशनल बिहेवियर समर जय समझ रहे थे। वो बहुत खुश भी थे रूही के डेडिकेशन को देखकर, लेकिन उतने ही उदास भी कि उन्हें अपनी बेटी से मिलने के लिए मीटिंग का सहारा लेना पड़ रहा था।
रूही की बात सुनकर उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। उन दोनों की मीटिंग के बीच आहिल और मिस्टर प्रताप के असिस्टेंट खामोश बैठे थे। दक्षिण मीटिंग रूम के बाहर खड़ा था क्योंकि उसके पास किसी का कॉल आया था। मुनिश कहाँ है दक्षिण, उसके बारे में बताओ मुझे। दक्षिण ने उधर से एक आदमी की आवाज़ सुनकर कहा, मैं आपको नहीं बता सकता, बॉस के सख्त ऑर्डर है कि मुनीश की इन्फॉर्मेशन किसी को न दी जाए। दक्षिण की बात सुनकर उधर से वो शख्स दांत पीसते हुए बोले, अपने बाप से बात कर रहे हो, ये बात भूल गए हो क्या? उनकी बात सुनकर दक्षिण ने फौरन ही सतर्क आवाज में कहा, आप डिसाइड कर लीजिए कि आप अपने बेटे से बात कर रहे हैं या फिर दक्षिण दीवान से। वैसे तो दोनों में से कोई भी आपको मुनिश की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो प्लीज़ आप अपना टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए और चांदनी मैडम से कह दीजिए कि मुनीश जिंदा है। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। उधर सूर्यवंशी पैलेस में हॉल में खड़े दीवान साहब ने कॉल कटने की आवाज़ सुनकर गहरी सांस लेते हुए चांदनी जी की तरफ देखा। उनका चेहरा देखकर ही चांदनी जी समझ गई कि उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। दक्षिण दीवान साहब का छोटा बेटा था। दक्षिण से बड़ी उसकी एक बहन थी। प्रताप इंडस्ट्री में लगभग 1-1.5 घंटे बाद रूही ने समर जय को देखते हुए कहा, मैं आपको उम्मीद दिलाती हूँ मिस्टर प्रताप की आपको हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करके बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। समर जय प्रताप की आंखों में इस वक्त एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। रूही के बिजनेस माइंड से वो बहुत इम्प्रेस थे। इतनी सी उम्र में उसकी सोच उनके उम्र के सभी बिजनेसमैन के लिए चैलेंज थी। समर जय दिल से काफी खुश और प्राउड से भरे नजर आ रहे थे, जिसे उनके असिस्टेंट ने बखूबी देख लिया था। हालांकि वो जानते थे कि रूही उनकी खुद की औलाद थी और यहाँ वो दोनों एक बिजनेस पर्पज से मिल रहे थे। समर जय ने रूही को देखते हुए कहा, रूहानी का मुझे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ हमारी भी कंडीशन है। कभी अगर आपकी कंपनी का लॉस होता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट निकाल कर दिया लॉस को पूरा किया जाएगा। अगर हमारा प्रॉफिट से आपका लॉस पूरा होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप इसे क्विट करती है तो हमारा इन्वेस्टमेंट हमें पहले दिया जाएगा और हम पार्टनरशिप पर रहेंगे। ये उनकी कंपनी के रूल थे जिसे वो किसी के लिए भी बदलने वाले नहीं थे। रूही की जगह अगर यहाँ अरशद भी होता तो भी वो यही करते। रूही ने उनकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हमें आपकी सारी कंडीशन मंजूर है, मगर पार्टनरशिप के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद हम एक और मीटिंग करेंगे जिसमें मेरे बाकी के इन्वेस्टर भी मौजूद होंगे। उस मीटिंग में ही मैं पार्टनरशिप पर ठीक से आपको कुछ बता पाऊंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। रूही की बात सुनकर समर जय ने कहा, बिल्कुल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मीटिंग का वेट करेंगे। रूही उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। वो उनसे मिलकर मीटिंग रूम से बाहर आ गई और बाहर आकर उसने गहरी सांस ली। अब उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट और आंखों में अलग चमक थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि ये उसकी करियर की पहली सबसे बड़ी मीटिंग थी। क्योंकि समर जय प्रताप पूरे एशिया के पहले नंबर पर आने वाले डायमंड मर्चेंट थे, उनसे मुलाकात करना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। रूही को अब मालूम हो रहा था कि आतिश उसे क्या समझाना चाहता था। अगर वो आज इस मीटिंग में नहीं आती तो शायद जिंदगी भर का मलाल उसे रह जाता कि वो इस एक कदम पर कमजोर पड़ गई थी। रूही, आहिल और दक्षिण वहां से जाने लगे, तभी बीच में उसे अरशद दिखा। वो किसी एम्प्लॉय को डांट रहा था। रूही ने सोचा कि उससे मिले, लेकिन फिर उसे याद आया कि अरशद ने उसे घर आने को कहा था। रूही के पास अभी मीटिंग का बहाना था, अगर वो उससे नहीं मिली तो कह देगी मीटिंग में बिजी थी इसीलिए नहीं आ पाए। बस इतना सोचकर रूही उसकी नज़रों में आए बिना ही चली गई। वो तीनों कार की तरफ आए कि रूही ने दक्षिण से कहा, दक्षिण भूख लगी है क्या, पास में कहीं कुछ नहीं है? रूही की बात सुनकर दक्षिण ने रूही से कहा, यंग मैडम बस 1 मिनट रुकिए, आपके लिए कुछ आता ही होगा, मैंने पहले ही एक बाउंसर को भेज दिया था। दक्षिण की बात सुनकर रूही ने मुस्कुराकर उससे कहा, थैंक यू सो मच, मुझे अभी बहुत भूख लगी थी। रूही की बात सुनकर दक्षिण ने मुस्कुराकर कहा, इसमें थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है, बॉस ने आपका पूरा टाइम टेबल दिया है, उन्होंने ही कहा था कि आपको हर 2-2 घंटे बाद कुछ न कुछ खाने को चाहिए, बस इसलिए मैंने मंगा लिया। दक्षिण की बात सुनकर रूही कुछ हैरान हुई। उसने बुदबुदाते हुए कहा, मेरी आदत पर गिद्ध की तरह नज़र रखते हैं मिस्टर रानावत, उफ सो एम्बेरेसिंग, क्या सोचते होंगे कितनी भुक्कड़ हूँ। रूही खुद से ही बोले जा रही थी। वैसे तो वो कोई इतनी नहीं खाती थी, चूंकि वो खाने के वक्त वो कभी भी पेट भर कर खाना नहीं खाती थी, हमेशा आधा पेट खाना खाकर उठ जाती थी, इसलिए लगभग पूरे दिन कुछ ना कुछ उसे खाने को चाहिए होता था और ये उसकी आदत थी। खैर, इसमें कोई बुराई नहीं थी, इसलिए आतिश उससे कुछ नहीं कहता था, वरना रूही की लगभग सारी बुरी आदतें जो खुद रूही के लिए ठीक नहीं थी उसने छुड़वा दी थी। दक्षिण के कहे मुताबिक 1 ही मिनट के अंदर एक बाउंसर बर्गर लेकर आ गया। रूही ने ले लिया। वो कीटो बर्गर थे, हेल्दी भी और टेस्टी भी। रूही को मालूम था कि आतिश उसकी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस था, इसलिए वो अब ये चीज़ें बिना किसी नखरे के खा लेती थी। वो सब कार में बैठ गए और रानावत इंडस्ट्री की तरफ निकल गए। रात का वक्त, जयपुर के कलवार रोड पर कई बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग में, जो कि काफ़ी बड़ी और लंबी थी, उसके एक थरी भक अपार्टमेंट में बड़ी तेज तेज आवाज़ें आ रही थी। उस अपार्टमेंट का किचन फैला हुआ था। किचन में एक लड़की स्टीव के सामने खड़ी थी। वो कढ़ाई में तेल डालते हुए बोली, ऐसे ही तो करते थे, तेल डालने के बाद सब्जी डालनी है, ये मसाला, लेकिन मसाला कहाँ है? उसे देखकर लग रहा था कि वो पहली बार ही कुकिंग कर रही थी। उस लड़की ने अपने बालों को बांध रखा था और एक लोवती शर्ट पहन रखी थी।
वो गाथा थी जो आज सालों बाद कुकिंग करने बैठी थी। ऐसा नहीं था कि उसे खाना बनाना नहीं आता था, बिल्कुल आता था, लेकिन काफ़ी वक्त हो गया था उसने किचन का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए वो थोड़ी उलझन में थी। खैर उसने आखिर में बहुत कंफ्यूज होकर जैसे तैसे सूप बनाया, फिर उसे लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ आ गई। किचन पूरा बिखरा पड़ा हुआ था। उसने एक चम्मच से टेस्ट किया और मुंह जाते ही उगल दिया। वो अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोली, याक कितना गंदा है। उसने चम्मच को उसमें ही छोड़ दिया और चेयर से उठने लगी कि तभी उसके फ़ोन रिंग करने लगा। गाथा का फ़ोन टेबल पर रखा था। उसने उसे उठाकर देखा, उस पर लिखा नाम देखकर उसने फ़ोन उठा लिया और कहा, हाँ बोलो। उधर से एक लड़की ने कहा, कहाँ हो तुम? उस लड़की की बात सुनकर गाथा ने कहा, और कहाँ होंगी, घर पर हूँ। तुम बताओ तुमने कॉल क्यों किया? उस लड़की ने कहा, गाथा ये भी तुम्हारा ही घर है, अगर पैसे खत्म हो गए हैं तो तुम यहाँ सकती हो, चलो अब जल्दी आ जाओ। गाथा ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे भीख नहीं चाहिए, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। गाथा की बात सुनकर उधर से युग की गर्लफ्रेंड पूजा, जो कि गाथा की अच्छी दोस्त थी, वो उससे बोली, आज का राशन मैं लेकर आई हूँ, अब तो आजा। उसकी बात सुनकर गाथा ने जल्दी से कहा, पक्का? पूजा ने उधर से कहा, हाँ पक्का, अब जल्दी आना, खाना ठंडा हो रहा है। इतना कहकर पूजा ने कॉल काट दिया। वो डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, उसके सामने कुछ रिपोर्ट रखी हुई थी। पूजा ने किचन की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों बहन भाई के बीच क्या प्रॉब्लम है? तुम खुद उसे जाकर बुला नहीं सकते थे? किचन में खड़ा युग, जो कि खाना बना रहा था, उसने एक बाउल उठाकर डाइनिंग टेबल पर रखते हुए उससे कहा, वो भी तो मुझे कॉल कर सकती थी, मैं ही क्यों करूं? पूजा ने नमे सिर हिलाकर अपनी रिपोर्ट देखते हुए कहा, वो तुम्हारी बहन है युग, थोड़ा तो कंसर्न रखो उसकी तरफ। उसने अभी इतना ही कहा था कि उनके घर का डोर खुला और गाथा अंदर आई। उसके लोवर टी शर्ट पहना हुआ था। दरअसल इन दोनों का ही अपार्टमेंट आमने सामने थे। पूजा ने उसे देखकर कहा, आ जाओ बैठो, कुछ खाया है सुबह से या नहीं? गाथा ने उसके पास चेयर पर बैठकर उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, बहुत तेज भूख लगी है। पूजा ने उसे देखकर नमे सिर हिलाते हुए, भूख लगने के बाद भी आने में तुम नखरे दिखा रही थी? उद्धरण चिन्ह। तभी किचन से युग आया। उसने खाने का बाउल लाकर टेबल पर रखा। गाथा ने पूजा की तरफ देखते हुए कहा, वैसे खाने में क्या बना है? पूजा ने उसका सवाल सुन युग की तरफ देखा। खाना आज उसने नहीं, युग ने बनाया था, और उसे मालूम ही नहीं था कि युग क्या बना रहा था। वही युग ने गाथा की बात सुनकर बिना कुछ कहे बाउल का ढक्कन खोलकर रख दिया। गाथा और पूजा दोनों ने खाने को देखा। गाथा ने खुश होकर कहा, राजमा चावल, वाव। उसने प्लेट उठाकर उन दोनों का इंतजार किए बिना ही प्लेट में खाना डालना शुरू कर दिया। पूजा ने भी अपनी रिपोर्ट एक तरफ रख दी और युग भी अपनी चेयर पर बैठ गया। वो तीनों साथ में डिनर करने लगे। पूजा ने गाथा से कहा, तुम्हारी सैलरी जब तक नहीं आ जाती तब तक तुम यही आकर खाना खा लिया करो। पूजा की बात सुनकर गाथा ने खाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। युग और पूजा ने उसकी तरफ देखा। युग ने पूजा की तरफ देखते हुए कहा, अपनी दोस्त को बताओ कि अगर वो मैनेज कर लेती तो आज ऐसी हालत में नहीं होती। गाथा ने पूजा की तरफ देखते हुए कहा, अपने बॉयफ्रेंड को बता दो कि मेरी हालत पर तरस न खाने की जरूरत नहीं है, आई एम परफेक्ट। युग ने उसकी बात खत्म होते ही पूजा की तरफ देखते हुए कहा, परफेक्ट लोग ऐसे होते हैं, आज पता चला। तभी गाथा ने पूजा को देखते हुए कहा, अब लोगों ने दुनिया देखी ही नहीं तो क्या कर सकते हैं? उन दोनों के बीच में फंसकर पूजा ने कहा, बस करो, तुम दोनों एक दूसरे के सामने आते नहीं शुरू हो जाते हो? अगर तुम दोनों शांत नहीं हुए तो मैं उठकर चली जाऊंगी। पूजा की डांट सुनकर दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। तभी गाथा को तेज खांसी उठी। पूजा और युग दोनों ही अपनी चेयर से उठकर युग उसकी पीठ सहलाते हुए डांटते हुए बोला, तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या जिसे खाना भी खाना नहीं आता? गाथा ने उसकी डांट सुनकर कुछ कहना चाहा, लेकिन युग ने उसे डांट कर चुप रहने को कहा। पूजा ने उसे पानी का गिलास दिया। युग उसके हाथ से पानी का गिलास लेकर गाथा को पानी पिलाने लगा। गाथा की आंखों में आंसू उभर आए थे। पूजा ने गाथा से कहा, आर यू ओके? गाथा ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने अपनी नजरें उठाकर युग को देखा, जो वापस अपनी चेयर पर बैठकर खाना खाने लगा था। पूजा ने गाथा के हाथ से पानी का गिलास ले लिया और वो भी अपनी चेयर पर बैठ गई। गाथा ने खाना खाने के बाद कहा, मैं आज यही रुक जाती हूँ। पूजा और युग दोनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। युग ने अपनी मुस्कुराहट छुपा ली। उसने पहले ही उसका कमरा रेडी कर दिया था। वो जानता था कि गाथा अब वापस तो नहीं जाएगी। कुछ देर बाद वो तीनों सोफे पर बैठे, तीनों ही अपने काम में बिजी थे। पूजा ने युग से कहा, युग, आतिश की कोई रिसेप्शन पार्टी करने वाला है, मुझे डैड बता रहे थे। पूजा आतिश से 1-2 साल बड़ी थी और उसे बचपन से जानती थी, क्योंकि वो दीवान साहब की बेटी थी। दीवान साहब की बड़ी बेटी थी दक्षिण की बहन। आतिश, युग और गाथा की उम्र में 1 साल का फर्क था। युग और गाथा आतिश से 1 साल बड़े थे, लेकिन 1 साल फासला इतना बड़ा भी नहीं थी, इसलिए उनमें आपस में ज़्यादा अंतर नहीं था। युग ने जब आतिश के लिए काम करना शुरू किया था तब वो पूजा से पहली बार मिला था। पूजा एक डॉक्टर थी और आतिश के हॉस्पिटल में ही काम करती थी। पूजा की बात सुनकर युग ने कहा, हाँ, उस दिन चांदनी मैडम भी दुनिया के सामने आने वाली है। पूजा और गाथा दोनों ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, क्या? युग ने उन दोनों को देखा, फिर तिरछा मुस्कुरा अपना काम करने लगा। गाथा ने हैरान होकर कहा, बॉस ब्लंडर लाने की तैयारी कर रहे हैं, चांदनी मैडम का आना हार्ट अटैक लाने वाली खबर है, खैर मजा आना वाला है।
गाथा की बात सुनकर युग ने कहा, ये बात किसी को मत बताना, चांदनी मैडम की खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए रिसेप्शन पार्टी तक। गाथा ने हाँ में सिर हिला दिया। वो करण की बात कर रहा था और ये बात गाथा और पूजा दोनों को पता थी। निर्वाणा पैलेस। रूही अभी कुछ देर पहले घर आ गई थी। वो अपने कमरे में कपड़े चेंज करने गई थी। कुछ देर बाद रूही चेंज करके वापस कमरे में आई। उसने एक लोवती शर्ट पहनी हुई थी। उसे अब सुकून मिला था। रूही को उन कपड़ों में ज़्यादा वक्त तक रहने में प्रॉब्लम रहती थी। वो लोवती शर्ट में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल थी। वो कमरे से बाहर आकर सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई। वो किचन में गई जहां सारा स्टाफ अपने अपने काम में बिजी था। रूही ने उन सभी को हेलो करके अपने स्नैक्स निकालने लगी। ये वो थे जो उसने आतिश से छुपा कर रखे थे। आतिश तो किचन में जल्दी आता नहीं था, इसलिए रूही कभी कुछ खाने का मन किया तो यही आकर खाती थी। उसे देखकर कुछ स्टाफ मुस्कुराने लगे। वो रूही की इन हरकतों से वाकिफ थे। रूही वहीं एक जगह जहां टेबल चेयर पड़ी हुई थी वहां आकर बैठ गई और उन लोगों से बातें करते हुए वो अपनी छोटी मोटी भूख को शांत करने लगी। थोड़ी ही देर बाद वो वहां से उठकर बाहर आ गई। ठीक तभी आतिश की कार निर्वाणा आए। आज वो हॉस्पिटल से आ रहा था। उसकी कार रूही के सामने आकर ही रुकी थी। रूही जो गार्डन की तरफ बढ़ रही थी वो आतिश की कार को देखकर रुक गई। आतिश बाहर आया और फिर उसने अपना कोट निकाला और रूही उसकी तरफ बढ़ गई। उसने उसके हाथ से वो कोट ले लिया। तभी आतिश ने उससे कहा, कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? रूही ने हाँ में सिर हिलाकर मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सो मच। आतिश ने अपनी एक आईब्रो उठाकर उसके करीब बढ़ते हुए बोला, थैंक यू क्यों? रूही ने लापरवाही से अपने दोनों कंधे उचकाकर कहा, बस ऐसे ही मेरा मन किया और मैंने कह दिया। आतिश ने उसे उसकी कमर से पकड़कर करीब खींचते हुए उसके चेहरे के करीब बढ़कर कहा, हम मेरा भी मन है बहुत कुछ करने का। तो आतिश को अपनी तरफ बढ़ता देख रूही पीछे की तरफ अपना चेहरा ले जाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, अभी अंदर चलिए, डिनर तैयार है, ठंडा हो जाएगा, चलिए। वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ पैलेस के अंदर लेकर आ गई। आतिश आराम से उसके साथ खींचा चला आया। वो इतना नॉर्मल कभी नहीं रहता था। निर्वाणा से बाहर आतिश के चेहरे पर मुश्किल से ही कोई एक्सप्रेशन आते थे, लेकिन निर्वाणा के अंदर वो कभी आतिश रानावत बनकर नहीं आता था। जब से रूही से उसकी शादी हुई थी ये कोई नई बात नहीं थी। जब भी रूही से मिलने जाता था बनारस में भी, तब भी वो कभी आतिश रानावत या AR बनकर नहीं जाता था। वो हमेशा आतिश बनकर उससे मिलता था। बेशक AR हो या आतिश रानावत हो, रूही दोनों को जानती थी, लेकिन सिर्फ जानती थी। वो जिससे मिलती थी वो आतिश था और दोनों में बड़ा फर्क ये था कि आतिश गलती माफ कर सकता था, लेकिन आतिश रानावत गलतियां माफ नहीं करता था। रूही जब से आतिश से मिली थी उसने बहुत गलतियां की थी, यहाँ तक कि उसे थप्पड़ तक मारा था। बेशक उस वक्त आतिश को गुस्सा बहुत आया था, क्योंकि आखिर थे दोनों एक ही, मगर उस वक्त वो ये बात भूला नहीं था कि वो उसकी रूह थी। इसलिए रूही के हाथ उठाने के बावजूद जो आतिश उसकी जान भी ले सकता था उसने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। वो उसके करीब भी उसे सजा देने के लिए नहीं बल्कि इसलिए आया था क्योंकि रूही को ड्रग्स दिया गया था, जिसे वो देखते ही पहचान गया। उसके पास उस वक्त उस ड्रग्स का असर कम करने के लिए दवाई नहीं थी, एक थी जिसे वो गुस्से में तोड़ चुका था। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर आप ऐसी ही शानदार कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी नया एपिसोड आपसे मिस न हो। और अगर आप अगले एपिसोड सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पेड मेंबरशिप के माध्यम से आपको नए एपिसोड सबसे पहले उपलब्ध कराए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।